मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ और मेरे शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए हम शहर में शिफ्ट हो गए थे। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। मेरे पति सरकारी सेवा में थे, लेकिन वे देखने में अच्छे नहीं थे। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो बहुत काले थे और उम्र में मुझसे बड़े थे। मैं देखने में सुंदर थी और मुझे मेकअप करके पार्टी में जाना बहुत पसंद था। मैंने अपने पति की सैलरी देखकर ही उससे शादी की थी। मुझे लगता था कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी जिंदगी अपनी तरह जी सकते हैं। पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसलिए मैंने एक अमीर आदमी से शादी की। वो भी शहर में अकेला रहता था, तो मुझे सास ससुर की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि सब कुछ मेरे मन मुताबिक था, सिर्फ पति को छोड़कर। कहते हैं ना, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज खोनी पड़ती है। एक दिन मेरे पति अपने चचेरे भाई को लेकर घर आए, जो गांव में पढ़ाई कर रहा था। वो अब इंजीनियरिंग करने शहर में आया था। शहर में नए होने की वजह से उसकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मेरे पति ने उससे कुछ दिनों के लिए हमारे घर लाने का फैसला किया। वो बहुत सुंदर था और मैं उसकी ओर देखती रही। देखकर मेरा मन हुआ जैसे मेरे सपनों का राजकुमार सामने खड़ा है। मेरे पति ने हमारी और उसकी पहचान करवाई, क्योंकि उसके पेपर होने के कारण वो हमारे शादी में नहीं आ पाया था। मैंने जब उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो उसने मुझसे दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ये देखकर मैं थोड़ी गड़बड़ हो गई और खुद ही शर्माकर अपना हाथ खींच लिया। मेरे पति ने बताया कि वो इंजीनियरिंग करने के लिए शहर आया है और जब तक उसकी रहने की व्यवस्था नहीं होती वो हमारे साथ रहेगा। मैंने अपने पति से कहा, ठीक है, मुझे तो घर में बहुत बोरियत होती है आपके काम पर जाने के बाद, इससे मेरा समय भी अच्छा बीतेगा। फिर मेरे पति ने उसकी रहने की व्यवस्था गेस्ट रूम में कर दी और मुझसे कहा, रोहन को जो चाहिए वो बताने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, क्योंकि मैं तो दिन भर काम पर रहता हूँ। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठी, नहा के अच्छे से तैयार हुई और अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि रोहन हॉल में एक्सरसाइज कर रहा था। उसके मजबूत शरीर को देखकर मेरी इच्छाएं जागृत होने लगीं। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने जल्दी से शर्ट पहनकर अपने कमरे में चला गया। मैंने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए उसके लिए नाश्ते में स्पेशल आलू पराठे बनाए। थोड़ी देर बाद मेरे पति और रोहन दोनों नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे, लेकिन रोहन तो मेरी ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि उसे मेरी ओर देखना चाहिए और एक नज़र में मुझसे प्यार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी आसानी से मुझसे प्यार में पड़ सकता था। लेकिन वो तो सिर्फ अपनी नजरें नीचे रखकर नाश्ता कर रहा था। फिर मैंने ही उससे पूछा, रोहन, नाश्ता कैसा है? वो लजाते हुए बोला, भाभी, नाश्ता बहुत अच्छा है, धन्यवाद। इतना कहकर उसने अपना नाश्ता खत्म किया और तुरंत अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद मेरे पति और रोहन दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने रोहन से पूछा, रोहन, तुम पहले दिन से ही कॉलेज जा रहे हो क्या? तो उसने कहा, हाँ भाभी, मुझे अपनी रहने की भी व्यवस्था करनी है। ये कहकर मेरे पति और रोहन दोनों घर से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद पूरा दिन मैं सिर्फ रोहन के ही ख्यालों में खोई रही। मेरा ध्यान पूरे दिन सिर्फ घड़ी पर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब शाम आएगी तब रोहन घर वापस आएगा। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल वो जरूर मेरे खूबसूरती के जाल में फंस जाएगा और मेरे करीब आएगा। शाम को मैंने बहुत खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहनी। सच कहूँ, मेरे शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन आज तक मैंने अपने पति के लिए ऐसा कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरुआत में थोड़े दिन मैं उनके लिए तैयार रहती थी, लेकिन धीरे धीरे घरेलू कामों में व्यस्त हो गई और अपने प्रति ध्यान नहीं दिया। मेरे पति मुझे कभी किसी पार्टी में ले जाते थे, तब मैंने अच्छा तैयार होना था, क्योंकि वहां भी युवा और सुंदर लड़के होते थे। जब भी मैं अपने पति के साथ पार्टी में जाती थी, सब लोग मुझे हंसते हुए देखते थे और कहते थे कि तेरी बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है। उनकी बातें सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत गर्व होता था और अपने पति पर गुस्सा आता था। फिर शाम को मेरे पति और रोहन घर आए। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पति मुझे देखकर खुश हुए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी। लेकिन जिस रोहन के लिए मैंने इतना तैयार किया था, उसने मुझ पर एक नजर भी नहीं डाली। वो सीधे अपनी रूम में चला गया।
उसकी इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोच रही थी कि वो खुद कुछ समझता क्या है। इतनी सुंदर लड़की उसके सामने है और वो ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है। तभी मेरे पति मेरे पास आए और बोले, सुनीता, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम रोज मेरे लिए क्यों नहीं ऐसा तैयार होती? मैंने जवाब दिया, अभी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और मेरा मूड भी ठीक नहीं है। मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही थी। अब बहुत देर हो गई है और मुझे खाना भी बनाना है। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। आराम से बैठकर मैंने खुद को देखा। अपने हाथों की कंगन और कान की बालियां टेबल पर रख दी और ड्रेस बदलकर रसोई में खाने के लिए चली गई। उसके बाद से 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन रोहन मेरे लिए वैसा ही व्यवहार करता रहा। उसने एक बार भी मेरी तरफ देखकर नहीं देखा। जितना मेरा मन उसके पास जाने के लिए बेचैन था, उतना ही वो मुझसे दूर रहता था। अब मुझे किसी भी तरह उसे पाना था। मेरे पास सिर्फ कुछ दिन बचे थे, क्योंकि अगर उसकी रहने की व्यवस्था कहीं और हो गई तो मुझे उसे वापस पाने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर वो मेरे प्रेम के जाल में फंस गया तो मैं उसे यहां से जाने नहीं दूंगी। एक दिन मैं छत पर कपड़े डालने गई थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक कल्पना आई। मैंने जानबूझकर सीढ़ी पर एक पैर मोड़ लिया और नीचे गिर गई। जैसे ही मैंने सीढ़ियों से फिसला, मेरे पैर में चोट आई। मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पति और रोहन दोनों दौड़ते हुए मेरे पास आए। मेरे पति मुझे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है और मुझे प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। ये सुनकर मेरे पति को बहुत बड़ा झटका लगा। वो मेरे लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन मुझे उस दुख की बिल्कुल चिंता नहीं थी। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था, रोहन को पाना। घर आने के बाद मेरे पति ने मुझसे कहा कि डॉक्टर ने 20 दिन तक प्लास्टर रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, मैं इतने दिनों की छुट्टी नहीं ले सकता। अब तुम किसकी देखभाल करोगी? तुम तो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकती। तब रोहन ने कहा, भाई, तुम चिंता मत करो। जब तुम काम पर जाओगे तब मैं भाभी की देखभाल कर लूंगा। ये सुनकर मेरे पति को राहत मिली। उन्होंने कहा, भगवान की तरह तुम दौड़कर आए हो। अब मैं अपनी चिंता छोड़कर काम पर जा सकता हूं। फिर वो अपने काम पर चले गए। अब मेरे पास यह सुनहरा मौका था। मैं अपने कमरे में थी और रोहन हॉल में अपने मोबाइल पर व्यस्त था। मैंने उसे आवाज दी और अपने कमरे में बुलाया। वो तुरंत मेरे कमरे में आया। मैंने कहा, मुझे यहाँ बैठकर बहुत बोरियत हो रही है, चलो मुझे हॉल में ले चलो। लेकिन उसने कहा, भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब भाई आएंगे तब वो तुम्हें हॉल में ले जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेकर आऊंगा। उसकी इस बात पर मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। मेरी बात सुनकर वो फिर से हॉल में चला गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसके लिए मैंने खुद को चोटिल किया, वो मेरे बारे में इतना कम सोच रहा था। दूसरे दिन मैंने जानबूझकर बिस्तर से गिरने का नाटक किया और जोर से चिल्लाने लगी। वो तुरंत मेरे कमरे में दौड़ता हुआ आया और मुझे गिरा हुआ देखकर मुझे सहारा देने लगा। उसने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरी कमर पर। उसके स्पर्श से मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसकी बाहों में खो जाऊं। उसने मुझे उठाकर बेड पर बिठाया और पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं लगी। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी देखभाल करो, और कमरे से बाहर चला गया। अब उसके स्पर्श ने मुझे बेचैन कर दिया था। मुझे उसके बिना कुछ नहीं सूझता था। मैंने रोज बिस्तर से गिरने का नाटक करना शुरू कर दिया और वो मेरे लिए भाग कर आता और मुझे बेड पर बैठाता। इस तरह 20 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने प्लास्टर हटा दिया और कहा कि मेरा पैर अब ठीक हो गया है। मेरे पति को बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे अब रोहन के पास जाने का मौका नहीं मिल रहा था। इससे मैं बहुत परेशान थी। मैं दिन भर यही सोचती रहती कि मैं ऐसा क्या करूं कि रोहन मेरा हो जाए। एक दिन मेरे पति ने फोन किया कि उन्हें घर आने में देर होगी। घर में मैं और रोहन ही थे। इससे मुझे मौका मिल गया उनके पास जाने का। मैंने खाना देने के बहाने उनके कमरे में जाने का फैसला किया। उस समय मैंने नाइट गाउन पहना था, सुगंधित परफ्यूम लगाया था और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था ताकि वो मुझे देखकर आकर्षित हो जाएं। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गई
तो देखा कि वो अपने मोबाइल में व्यस्त था। मैंने रोहन से कहा, मैं आपके लिए गर्मा-गर्म खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, भाभी, खाना टेबल पर रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। जब मैं ऐसा कह रही थी, उन्होंने अपना मोबाइल तरफ किया और मेरी तरफ भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो इतना घमंड क्यों कर रहा था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अब तक मेरा पूरा फायदा उठा चुके होते। लेकिन ये तो बहुत अलग तरह के इंसान थे, जिनमें कोई भावना नहीं थी। जब रोहन ने मुझे जाने के लिए कहा तो मुझे उनसे बहुत नफरत होने लगी। मैं गुस्से में वहां से चली गई और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। रात भर मैं उसी के बारे में सोचती रही और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पति घर कब आए और मेरे पास आकर सो गए। सुबह उठने पर मेरे पति ने मुझे बताया, आज मुझे ऑफिस के काम से 8 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। तुम अपनी देखभाल करना और रोहन तो है ही, उससे जो भी चाहिए उसे बता देना। इस खबर को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने का और एक मौका पाई थी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं अपनी सारी बातें रोहन को बताने वाली हूँ। देखती हूँ वह अब क्या नाटक करता है। मैं उससे जो चाहती हूँ वो सब मैं उसके साथ करूंगी। मेरे पति ने रोहन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना और उसे बाहर मत जाने देना, क्योंकि उसका पैर अभी ठीक हुआ है। रोहन ने कहा, भाई, मुझे तुम्हारी जान पहचान के जरिए जल्दी ही रहने की व्यवस्था करनी है। मैं अब तुम्हारे यहाँ रहना नहीं चाहता। इस पर मेरे पति ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है? रोहन ने सच नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, कभी ना कभी तो मुझे यहाँ से जाना है। मेरे पति ने कहा, ठीक है, जब मैं लौटूंगा तब देखते हैं, लेकिन तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे भरोसे उसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने पहले कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन अब तुम हो, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। रोहन ने कहा, हाँ भैया, तुम निश्चिंत रहो, मैं भाभी का ध्यान रखूंगा। रोहन की बात सुनकर मेरे पति बेफिक्र होकर काम के लिए बाहर जाने लगे। जैसे ही रोहन अपने कमरे में जा रहे थे, मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तो उन्होंने कहा, बोलो, क्या कहने वाली हो? लेकिन वो मेरी तरफ देखे बिना ही बोल रहे थे। मैंने कहा, मेरी तरफ देखिए, मुझ में क्या कमी है? मैं कितनी सुंदर हूँ और मेरी काया कितनी आकर्षक है। आपको जो कुछ भी चाहिए मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आपकी समस्या क्या है? मैंने खुलकर कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आपके भाई के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसे नफरत करती हूँ। अगर आप तैयार हैं तो मैं अपने पति को छोड़कर हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मेरे ये सब कहने पर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे कुछ और बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती भाभी? तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मैं अपने भाई का बहुत सम्मान करता हूँ और उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम उसकी प्रेम की थोड़ी भी कदर नहीं करती। पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। अगर आगे से तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो। ऐसा कहकर रोहन अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रोहन का मुंह पर हाथ उठाने का गुस्सा नहीं था, लेकिन उन्हें मेरी खूबसूरती की भी थोड़ी कदर नहीं थी। ये मुझे बहुत बुरा लगा। अब रात हो चुकी थी और मुझे किसी तरह नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज रहा था। तभी मुझे याद आया कि रोहन के कमरे की एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास है। मैंने उस चाबी से रोहन के कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर देखा कि रोहन सो रहे थे और कमरे में पूरे अंधेरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। मैंने बिना आहट के उनके पास जाकर ब्लैंकेट में घुस गई और उन्हें गहरी नींद में सोता हुआ पाया। तभी अचानक किसी ने कमरे में लाइट जला दी। मैं चौंक हो उठी और जब मैंने सामने देखा तो रोहन खड़े थे। मुझे लगा कि अगर वो ब्लैंकेट के बाहर हैं तो फिर उस जगह कौन सो रहा है। मुझे पसीना आने लगा और डर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि मेरे पति रोहन की जगह पर सो रहे थे। मैंने अपने पति से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, सब कुछ बताता हूं। फिर उन्होंने कहा,
असल में रोहन मुझे पिछले कुछ दिनों से बोल रहा था कि उसे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसे रहने के लिए अच्छी रूम या होटल नहीं मिल रहा था। तुम्हारे पास आने से उसकी टेंशन बढ़ गई थी, इसलिए उसने मुझे सब कुछ सच सच बताया। लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उल्टा मैंने उसे बुरा भला कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी पत्नी बहुत सादी भोली है और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। लेकिन यह मेरा बहुत बड़ा गलतफहमी थी। वो हमेशा मुझसे कहता था, मुझ पर विश्वास करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा देगी और तुम्हें सड़क पर ले आएगी। फिर हमने एक प्लान बनाया और तुम उस प्लान में फंस गई। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मैं किसी गरीब लड़की के साथ अच्छा जीवन बिताना चाहूंगा। ऐसा कहकर मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उस दिन मैं घर पर अकेला था और मेरे मोबाइल पर मेरी गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल चल रहा था। मैं बात करने में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि चाची कब घर में आ गई। तभी अचानक मेरी नजर चाची पर गई। चाची का ध्यान मुझ पर था। वह मुझे खिड़की से देखकर निहार रही थी। चाची की नजर कुछ अलग लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी ही अपनी बातचीत खत्म की और फोन रख दिया। कुछ ही पल बाद चाची मेरे पास आई और बोली, क्या कर रहा था रोहन? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, बस यूं ही बैठा था। चाची ने कहा, क्या मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत है? चाची की बातें मुझे अजीब लग रही थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तब चाची बोली, चल उठ, मेरे कमरे में चल। मैंने पूछा, क्या हुआ? तब चाची बोली, चल उठ, रूम में जाकर बताती हूँ। मैं चाची के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहां चाची का बड़ा बिस्तर था। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। चाची ने कहा, तुम्हारे चाचा को बाहर गए हुए 10 महीने हो गए हैं और आज घर में कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। वे बोली, तू अब बड़ा हो गया है, समझदार और हट्टा कट्टा। मुझे लगता है तू अपने चाचा से ज्यादा ताकतवर हो गया है। बात करते हुए चाची मेरे करीब आने लगी। फिर चाची ने अपना हाथ, मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा पूरा परिवार साथ में रहते हैं। हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची रहते हैं। मेरे चाची की शादी 1 साल पहले ही हुई है। मेरी चाची बहुत ही खूबसूरत थी। चाची की उम्र लगभग 25 साल थी और चाचा की 28 साल। एक दिन मैंने देखा कि मेरी चाची कुछ कमजोर और बीमार लग रही थी। वह हमेशा ऊर्जा से भरी रहती थी, लेकिन उस दिन उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। चिंता से भरकर मैंने उनसे पूछा, चाची, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उन्होंने हल्की आवाज में जवाब दिया, लगाता है मुझे बुखार है। उनकी हालत देखकर मुझे और मेरी माँ को चिंता हुई। मेरी माँ ने तुरंत मुझसे कहा, रोहन, चाची को लेकर हॉस्पिटल जाओ। मैंने बिना देर किए अपनी बाइक निकाली और चाची को साथ लेकर हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। रास्ते में सड़क बहुत खराब थी, हर जगह गड्ढे थे। बाइक पर झटके महसूस हो रहे थे और मुझे डर था कि कहीं चाची गिर न जाए। मैंने उन्हें पीछे मुड़कर कहा, चाची, अच्छे से पकड़कर बैठिए, नहीं तो गिर जाएंगी। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने चाची की जांच की। उन्होंने बताया कि ये इन्फेक्शन है और कुछ दवाइयां लिख दी। फिर हम घर आ गए। अगले दिन सुबह चाची का बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद दवाइयां सही असर नहीं कर रही, इसलिए उन्हें बदलवाने मेडिकल जाना चाहिए। मैं बरामदे में बैठा था जब माँ ने मुझसे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा था? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा था कि यह वायरल इन्फेक्शन है। दवाइयां बदल दी हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तभी चाची ने अंदर से मुझे आवाज दी। मेरी माँ ने कहा, देख, चाची तुझे बुला रही है, शायद उन्हें कुछ चाहिए। मैं तुरंत चाची के कमरे में गया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, रोहन, एक गिलास पानी लाएगा क्या? मेरा गला सूख गया है। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ चाची, आप आराम कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पानी लेकर जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने गिलास उन्हें थमाया। हमारे हाथ हल्के से टकरा गए और उन्होंने सिर झुका लिया। उनकी कमजोरी और झिझक देखकर मेरा दिल भर आया। पानी देकर जब मैं कमरे से बाहर जाने लगा
तो चाची ने कहा, रोहन, कहाँ जा रहा है? थोड़ा देर तो मेरे पास बैठ, मुझे बहुत अकेला लग रहा है। मैंने कहा, अरे चाची, मैं माँ की मदद कर रहा था। चाची बोली, अरे उसे छोड़, वो काम कर लेगी, बस थोड़ा मेरे पास बैठ, मुझे बहुत अकेला लगता है। मैंने सोचा और कहा, ठीक है चाची, मैं 5 मिनट बैठता हूं तुम्हारे पास। मैं चाची के पास बैठ गया। चाची मुझे बहुत प्यार भरी नजर से देख रही थी। मुझे समझ आ रहा था कि वे मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मुझे उनके अकेलेपन को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उनकी बातें, उनका व्यवहार और उनकी नजरें सब कुछ यह बता रही थीं कि चाची मुझसे कुछ कहना चाहती है। अगले दिन चाची की तबीयत में सुधार हो चुका था और उन्होंने घर के छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। मैं बरामदे में बैठा हुआ मोबाइल पर कुछ देख रहा था। चाची झाड़ू लगाते हुए इधर उधर घूम रही थीं। उनकी चाल और चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वे किसी बात पर खुश हों। झाड़ू लगाते हुए चाची धीरे धीरे मेरे पास आईं। मैं महसूस कर सकता था कि उनकी नजरें बार बार मेरी ओर उठ रही थीं, मानो वे मुझसे कुछ कहना चाहती हों। लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये मेरी कल्पना हो। कुछ समय बाद चाची एक कपाट के पास पहुंची और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करने लगी। कपाट ऊंचाई पर था और उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। मैं दूर से यह सब देख रहा था, लेकिन उनके कहे बिना दखल देना नहीं चाहा। उन्होंने कुछ देर तक कोशिश की, फिर हार मानते हुए मुझे आवाज दी, रोहन, इधर आ सकते हो? मुझे कपाट पर रखा सामान नीचे लेना है। मैंने तुरंत मोबाइल नीचे रखा और उनके पास गया। क्या हुआ चाची, क्या मदद चाहिए? मैंने पूछा। चाची ने कपाट की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कपाट बहुत ऊंचा है और मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। तू मुझे ऊपर उठाकर रख, मैं सामान निकाल लूंगी। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, चाची, तुम क्या क्या काम करवाती हो मुझसे? ठीक है, आओ। मैंने उन्हें सावधानी से उठाया। जैसे ही मैंने उन्हें ऊपर उठाया, मैंने मजाक करते हुए कहा, अरे चाची, तुम कितनी मोटी हो गई हो? चाची मेरी इस बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसते हुए उन्होंने कहा, अभी बस, मुझे नीचे उतार दे, काम हो गया। मैं भी हंसते हंसते उन्हें धीरे धीरे नीचे उतार दिया। चाची ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद रोहन, तुम्हारी मदद के बिना यह काम नहीं हो सकता था। सच में तुमसे बड़ा सहारा इस घर में कोई नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी खुशी हुई, लेकिन उनके शब्दों और उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। उनकी आंखें गहरी और भावनाओं से भरी हुई लग रही थीं। मैंने बात को हल्के में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं चाची, आप तो मुझे हमेशा काम में लगा देती हो। यह कहकर मैं फिर से बरामदे में जाकर आराम से बैठ गया। चाची वापस अपने काम में व्यस्त हो गईं, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनके मन में कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन शायद वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। एक दिन मैं अपने घर की छत पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रहा था। समय लगभग रात के 10 बज रहे थे। मेरे माँ बाप तो सो चुके थे, लेकिन चाची अभी जाग रही थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, इसलिए वह छत पर आईं और मुझसे पूछा, रोहन, इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? मैंने थोड़ी जल्दी में कहा, चाची, ये एक खास फोन था। चाची ने थोड़ा घूरते हुए पूछा, इतना खास था? मैंने उनकी बात को टालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं चाची। तब चाची ने मुझे गंभीरता से देखा और बोली, अगर मैं इतनी महत्वपूर्ण हूं तो तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो? मेरे साथ भी बात कर सकते हो। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया। मैंने कहा, वह मेरी दोस्त है। शायद मैंने जल्दी में जवाब दिया, लेकिन मेरे शब्दों में कोई संकोच था। चाची ने फिर गंभीरता से कहा, रोहन, मुझे तुमसे कुछ दिनों से एक बात बतानी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मैं यह कहने का निर्णय लिया हूं कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगे? मैं उनकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मैंने कहा, चाची, ये कैसे संभव है? चाची ने धीरे से जवाब दिया, रोहन, देखो, तुम्हारा चाचा लगभग 10 महीने से घर पर नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं कैसे दिन काट रही हूं। ये मेरे लिए बहुत कठिन है। मैंने पूछा,
चाची, लेकिन अगर किसी को इस बारे में पता चला तो? चाची ने शांतता से कहा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी और अपनी दोस्ती से कुछ कम बात करना ठीक रहेगा। उस दिन के बाद से जब भी चाची मुझे बुलाती थी, मैं उनकी हर बात का सहारा देता था। मैंने कभी भी नहीं नहीं कहा, क्योंकि मैं दिल से चाची को पसंद करता था और उनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। शाम का समय था और घर की छत पर हलचल थी। हमने छत पर लाइट लगाई और वहां पड़े पुराने सामान को इकट्ठा कर रहे थे। चाची मेरे साथ काम कर रही थी और हमेशा की तरह हंसी मजाक का माहौल बनाए रखती थी। अचानक चाची मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, तुम इतने तंदुरुस्त और फिट कैसे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि हर दिन जिम जाते हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, चाची, ये सब एक्सरसाइज और सही खान पान का कमाल है। जो भी इंसान अपने शरीर का ध्यान रखता है वह फिट और तंदुरुस्त रहता है। चाची ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तो फिर मुझे भी तुम्हारे जैसा तंदुरुस्त होना है। तुम मुझे भी सिखाओ कि तुम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो। मैं भी रोज कर लिया करूंगी। मैंने गंभीर होकर कहा, चाची, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यह बहुत आसान है, लेकिन आपको रोज नियम से एक्सरसाइज करनी होगी, तभी इसका असर दिखेगा। चाची ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, लेकिन रोहन, तुम्हारे पास पढ़ाई भी होती है और घर के कामों में भी मदद करनी होती है। तुम यह सब कैसे मैनेज करते हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाची, जब हर चीज को सही समय और प्राथमिकता दी जाए तो सब कुछ मैनेज हो सकता है। परिवार के सभी सदस्य अगर साथ मिलकर काम करें तो जिंदगी आसान हो जाती है। चाची ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, ये कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे चाचा यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता। उनके चेहरे पर एक उदासी साफ झलक रही थी। चाची के पति का लंबे समय से घर पर न होना उनके दिल पर भारी था। मैंने उनके भाव समझे, लेकिन कुछ कहने के बजाय उन्हें मुस्कान के साथ सहारा देने की कोशिश की। अगले दिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को फोन किया। मैंने उससे कहा, मुझे कल तुमसे मिलना है, किसी भी हाल में। वह थोड़ा चौंकते हुए बोली, अरे, हम तो कल ही मिले थे, अब फिर से क्यों? मैंने गंभीरता से कहा, कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया राजी हो गई और हम शाम को एक गार्डन में मिले। वहां मैंने उसे कहा, प्रिया, हमें अब अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अपनी शादी की बात करें। प्रिया थोड़ी घबराई और बोली, लेकिन इतना जल्दी क्यों? क्या यह सही समय है? मैंने समझाते हुए कहा, आज नहीं तो कल तो यह करना ही होगा। मुझे अब इस तरह चोरी छिपे मिलना ठीक नहीं लगता। मैं अपने पिता से बात करूंगा और देखता हूं कि वह क्या कहते हैं। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने अपनी माँ से बात करने का मन बनाया। मैं डर और घबराहट के साथ उनके पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। पास में चाची भी थीं और चुपचाप सुन रही थीं। जब मैंने माँ से कहा कि मुझे पिताजी से बात करनी है तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी को समझाना इतना मुश्किल नहीं है, उनसे बात करो, वह तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। जब मैंने अपने पिता से बात की तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने बिना कोई शर्त लगाए मेरी शादी के लिए तुरंत हाँ कह दी। उनका यह सहयोग मेरे लिए राहत भरा था। प्रिया के घर वालों से भी बात हुई और उन्होंने भी खुशी खुशी हमारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जब मैंने महसूस किया कि चाची अपने अकेलेपन से कितनी परेशान थी, तो मैंने तय किया कि इस समस्या का हल निकालना होगा। मैंने अपने चाचा को फोन किया जो विदेश में नौकरी कर रहे थे। फोन पर बातचीत करते हुए मैंने उन्हें चाची की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। चाचा, चाची को आपकी बहुत जरूरत है, वे अकेली हो गई हैं और यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। चाचा ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, रोहन, मैं समझता हूं, लेकिन यह नौकरी मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, चाचा, मैं जानता हूं कि यह नौकरी आपके लिए कितनी जरूरी है, लेकिन परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो भारत में ही नौकरी ट्रांसफर करवाकर काम कर सकते हैं। चाचा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रोहन, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ट्रांसफर भारत में हो जाए और एक बार भारत लौटकर
मैं वादा करता हूँ कि अब कभी विदेश नहीं जाऊंगा। जब मैंने यह बात चाची को बताई तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, यह सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद यह दिन कभी नहीं देख पाती। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने हमारे रिश्ते को हमेशा मजबूत रखा है। तुमने कभी हमें धोखा नहीं दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपने अकेलेपन से बाहर आ पाई हूँ। तुम्हारी समझदारी ने हमारा परिवार एक बार फिर से पूरा कर दिया है। यह अनुभव मेरे लिए बहुत सीख देने वाला था। मैंने देखा कि जब कोई इंसान अकेला होता है तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाची का अकेलापन और उनके मन की पीड़ा को देखकर मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी के बीच दूरी कितनी तकलीफदेह हो सकती है। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और साथ निभाने का वादा करते हैं तो जिंदगी वाकई खूबसूरत बन जाती है। चाचा और चाची का रिश्ता एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा हो गया। इस पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया कि परिवार के रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम इन रिश्तों की जिम्मेदारी को समझें और उन्हें ईमानदारी और समझदारी से निभाएं, तो हर मुश्किल हल हो सकती है। अब चाचा भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे और उनके आने की खुशी पूरे परिवार में झलक रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस कहानी से कुछ न कुछ सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरी शादी गर्मियों में हुई थी। गर्मी की वजह से घर में पंखे के नीचे सोना मुश्किल हो गया था। इसी कारण मैंने अपने ससुर जी के कहने पर टेरेस पर सोना शुरू कर दिया था। टेरेस पर ससुर जी का बिस्तर हमारे बिस्तर के पास होता था और कई बार रात में मुझे उनका स्पर्श महसूस होता था। एक बार उन्होंने मुझे मच्छरदानी लाने के लिए टेरेस पर बुलाया और उस समय मैं टेरेस पर अकेली थी। ससुर जी ने मच्छरदानी लगाने में मेरी मदद ली। जब मैं मच्छरदानी लगा रही थी उसी समय ससुर जी ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया और फिर पूरी रात। मेरा नाम सुनीता है। जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुर जी ने मेरा स्वागत किया था। मेरी शादी कम उम्र में हुई थी और मैंने यह अपनी मर्जी से की थी। मेरे ससुराल में मेरे पति, बड़े देवर और बड़ी जेठानी थी। मेरे बड़े देवर की उम्र 40 साल थी। राजेश ने मुझे बताया था कि उसका बड़ा भाई सिर्फ उसका भाई नहीं है, बल्कि उसके लिए पिता जैसा है। इसलिए राजेश अपने भाई को पापा कहकर बुलाता था और मैंने भी उन्हें ससुर का रिश्ता जोड़ दिया था। मेरे पति अब 22 साल के थे और उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। मैं शारीरिक रूप से अच्छी कसरत कर रही थी और सासू माँ की तुलना में मैं थोड़ा जोश में थी। सासू माँ चल नहीं सकती थी और हमेशा व्हील चेयर पर रहती थी। इसीलिए मेरा और राजेश का स्वागत भी ससुर जी ने ही किया था। हमारी शादी को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं आए थे। शादी के अगले दिन ससुर जी ने राजेश को दुकान के काम के लिए बाहर भेज दिया था। ससुर जी का एक कपड़ों का दुकान था और राजेश ने बताया था कि उसके पिता ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके खुद की 3 दुकानें खोली हैं। अब उनके पास बहुत से राजेश की उम्र के लड़के काम कर रहे थे और मेरे पति भी धीरे धीरे वही काम सीख रहे थे। 2 दिन के बाद जब राजेश घर आया तब रात को हम दोनों एक ही कमरे में सो गए। उस रात राजेश ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने ससुर जी थे। उनके हाथ में दूध का ग्लास था। उन्होंने राजेश को वह ग्लास दिया और राजेश ने दरवाजे पर खड़े होकर दूध पीने लगा। ससुर जी ग्लास लेकर वहां से चले गए। जब राजेश कमरे में आया तो मैंने उससे उस दूध के बारे में पूछा तो वह लजाते हुए बोला कि पापा उसकी बहुत चिंता करते हैं क्योंकि यह उनकी शादी की पहली रात थी। दूध किस तरह का था यह राज ने मुझे ठीक से बताया नहीं। अगले पल ही हमारे कमरे की लाइट बंद हो गई। सुबह जब मुझे नींद आई तो मैं सूरज की रोशनी से जागी। राजेश ने खिड़की खोल दी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं सोते सोते ही राजेश का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगी। उस समय मैंने कहा, खिड़की बंद कर दो, मुझे और सोने दो। तभी मुझे जो आवाज सुनाई दी वह राजेश की नहीं बल्कि ससुर जी की थी। वे मेरे कमरे में आकर हमारी खिड़की खोल रहे थे। उस समय मेरे पास सिर्फ ससुर जी थे और मुझे राजेश दिखाई नहीं दे रहा था।
मैंने तो हाफ नाइट गाउन पहन रखी थी और ससुर जी केवल मुझे एकटक देख रहे थे। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैंने ससुर जी से पूछा, राजेश कहाँ है? तो उन्होंने कहा, मैंने उसे अभी अभी उठाया है। वह बाहर के गार्डन में व्यायाम कर रहा है। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। ये कहकर वे मेरे कमरे से बाहर निकल गए। जब वे बाहर चले गए तो मैंने भी तैयार होकर गार्डन में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने से पहले मैंने देखा कि राजेश पूरी तरह से पसीने में सना हुआ था। मैं उसे बातें बताने वाली थी, क्योंकि ससुर जी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह भी कमरे में थे। उस समय मैं ससुर जी के सामने कुछ नहीं बोल सकी थी। व्यायाम के विषय में मुझे पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन अब ससुर जी ने कहा, जैसा मैं करूंगी। मेरा ससुर का घर बहुत बड़ा था और उसके गार्डन भी बड़े थे। ससुर जी ने मुझे उनके साथ व्यायाम करने के लिए कहा और मैंने उनके साथ गार्डन में दौड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद ससुर जी ने मुझे दूसरे व्यायाम सिखाने शुरू कर दिए। जब वे मुझे कमर का व्यायाम सिखा रहे थे तो उनके दोनों हाथ मेरी कमर पर थे और राजेश को इस पर ध्यान नहीं था। कुछ देर बाद राजेश ने हमारी ओर देखा और ससुर जी ने उसे कहा, तेरे व्यायाम का समय खत्म हो गया है। तुम पौने घंटे से व्यायाम कर रहे हो। अब तुम अंदर जा सकते हो। राजेश अपने पिता की एक बात पर घर के अंदर चला गया। उसके बाद ससुर जी ने मुझे व्यायाम सिखाना जारी रखा। व्यायाम करते समय वे अक्सर मेरी कमर पर हाथ रखते थे। फिर ससुर जी कभी मेरे हाथ पर हाथ फिसला आते तो मुझे बहुत शर्म आने लगती थी। ससुर जी 40 साल के थे और उन्हें बूढ़ा नहीं कहा जा सकता था। उनके हर स्पर्श में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती थी। उन्होंने मुझसे पुशअप्स करने के लिए कहा, लेकिन मुझे यह करने में कठिनाई हो रही थी। अगर मैं कोशिश करती तो उस समय मैं ढीले कपड़े पहन रखे थी। अगर मैं नीचे झुक जाती तो आगे क्या होता यह मुझे भी नहीं पता था। कुछ समय बाद मैंने ससुर जी से कहा, आज मैं बहुत थक गई हूं। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। उसी समय राजेश हाल ही में नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और उससे बात करने लगी। मैंने कहा, राजेश, हमारी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम अपने पापा के लिए यह सब क्यों कर रहे हो? नई दुल्हन की पहली रात के बाद सुबह सुबह ससुर क्यों उठाते हैं? और यह व्यायाम वगैरह, मैं तो कल से यह सब नहीं करने वाली। इस पर राजेश ने कहा, पापा जो कुछ कर रहे हैं वह हमारे भले के लिए है। हम दोनों ने बहुत कम उम्र में शादी की है और पापा ने इसे बड़े मन से स्वीकार किया है। वे हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें व्यायाम करने के लिए कह रहे हैं। व्यायाम करने से हमारे शरीर मजबूत होंगे। कम उम्र में शादी करने से कुछ समस्याएं आ सकती हैं और पापा ने मुझे यह समझाया है, इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। ससुर जी के इरादे को समझने के बाद मैंने रात से कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं तैयार होकर हॉल में गई। मेरे ससुराल में एक काम करने वाली महिला थी जो सुबह सुबह 7 बजे घर में काम करने आ जाती थी। शादी के बाद से मैंने अपनी सासू माँ से ज्यादा बात नहीं की थी। वह कभी मुझ पर गुस्से से देखती और कभी मुस्कुराती। मुझे उनका स्वभाव अभी तक समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे उस घर के हर एक व्यक्ति को जानना था, क्योंकि अब से मेरा परिवार यही था। उस दिन दोपहर को सिर्फ मैं और सास माँ घर में थे। कमरे में बैठकर मुझे भी बहुत बोरियत महसूस हुई, इसलिए मैं सासू माँ के साथ गपशप करने उनके कमरे में गई। मैंने उन्हें थोड़ा खड़ूस समझा था, लेकिन शायद वे वैसी नहीं थीं। जब मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास गई तो उन्होंने आग्रह से मुझे अंदर बुलाया। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, सुनीता, तुम अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत हो। उस समय मैंने सासू माँ के साथ ज्यादा बात नहीं की। देखते ही देखते मेरी शादी को 20 दिन हो गए थे और अचानक से गर्मी बढ़ गई थी, इसलिए पंखे के नीचे सोना बहुत कठिन हो गया था। मुझे यह विषय घर में लाने की बहुत जरूरत महसूस हुई। अगली रात जब हम सब एक साथ खाने बैठे तब मैंने सबके सामने गर्मी बढ़ने का मुद्दा उठाया। मैंने राजेश से कहा, राजेश, अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, हमें कूलर वगैरह लेना चाहिए। लेकिन राजेश के बजाय उसके पापा ही बोल उठे। उन्होंने कहा, कूलर लेने की कोई जरूरत नहीं है। कूलर की हवा शरीर के लिए हानिकारक होती है। हमारे पास प्राकृतिक हवा है और हम वहां सो सकते हैं। हमारे इस बड़े घर में एक विशाल टेरेस है जहां रात के समय अच्छी ठंडी हवा आती है। उस हवा में सोना भी अच्छा होता है। ससुर जी काफी कंजूस लग रहे थे। इतना कंजूस कौन होता है?
ससुर जी के सामने ना ही सासू माँ ने कुछ कहा ना मैंने, इसलिए मैंने उनके हाँ में हाँ मिलाई। आज रात तो मुझे किसी भी हालत में अपने कमरे में सोने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि फैन चलने के बावजूद मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मुझे यह देखना था कि ससुर जी की बात कितनी सही है और क्या टेरेस की ठंडी हवा से अच्छी नींद आएगी। इस वजह से मैंने रात को टेरेस पर सोने का फैसला किया। सासू माँ टेरेस पर नहीं आ सकी क्योंकि उनकी व्हील चेयर वहां नहीं जा सकती थी, इसलिए हम तीनों ही टेरेस पर सोने गए थे। उस रात नींद तो अच्छी आई, लेकिन मच्छरों ने परेशान कर दिया। अगले दिन जब राजेश फिर से दुकान के काम से बाहर जाने वाला था, तब मुझे नींद का मुद्दा बन गया, क्योंकि राजेश के बिना मैं टेरेस पर नहीं जा सकती थी। उसने मुझे टेरेस पर सोने की अनुमति दी थी और कहा कि पापा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं अपने कमरे में सोने में असमर्थ थी। उस रात मुझे मच्छरदानी में सोने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन नींद नहीं आई। मैं पूरी रात जागी रही। ससुर जी एक बार भी मेरी ओर नहीं मुड़े। वे अपने हिस्से में एक कोने में सो रहे थे। फिर सुबह थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरा हाथ ससुर जी के हाथ में था। यह देखकर मैं घबरा गई और तुरंत अपने हाथ को उनके हाथ से हटा लिया और मच्छरदानी से बाहर आ गई। शायद सोते वक्त अनजाने में मेरा हाथ उनके हाथ में चला गया था। उस दिन राजेश घर पर नहीं था और वह दिन बाकी दिनों की तरह ही बीत गया। रात को मैंने अपने कमरे में सोने का फैसला किया, क्योंकि मुझे ससुर जी के साथ टेरेस पर सोने में शर्म आ रही थी। काफी देर हो गई, लेकिन मैं टेरेस पर नहीं गई। थोड़ी देर बाद ससुर जी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया। उन्होंने मेरे लिए महंगे कपड़े लाए थे। वे मुझसे बोले, यह मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, लेकिन तुम्हें देना भूल गया था। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा कि टेरेस पर आ जाओ। मैं उन्हें ना नहीं कह सकी। ना, मैंने हाँ कहा और ना। मैं फिर से अपने कमरे में सो गई। अगले दिन ससुर जी मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछा, रात को तुम टेरेस पर क्यों नहीं आई? इस पर मैंने कहा, मैं बेड पर लेटी हुई थी, तब मेरा सोने का मन हो गया था और मैं टेरेस पर आना भूल गई। उन्हें मेरा झूठ मानना भी ठीक लगा। उस दिन राजेश घर पर आया था। शादी के बाद से हमारी जिंदगी में ज्यादा करीबी नहीं हुई थी, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी काम के लिए बाहर जाता रहता था। ससुर जी ने राजेश को बताया था कि पत्नी को खुश कैसे रखना है। यह बातें वह मुझे बताते रहते थे। उस रात जब मैं खुद राजेश के करीब गई, तो उसने मुझे दूर कर दिया और कहा, मैं पिछले 2 दिनों से ट्रिप पर था और बहुत थक गया हूं। मुझे आज कुछ नींद चाहिए। मैंने उसकी स्थिति को समझा और उससे दूर हो गई, लेकिन अगले दिन उसने वही बहाना मुझे फिर से दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी जरूरत नहीं थी। उस रात मुझे ससुर जी के कमरे से आवाज आई, तो मैं उनके कमरे के बाहर गई। वहां से बाहर जाकर मैंने देखा कि उनकी चिड़चिड़ा का कारण भी वही था। सासू माँ अपनी अपंगता के कारण ससुर जी को खुश नहीं रख पा रही थी। मेरा और ससुर जी का दुख एक समान था। उस समय मैं भी गुस्से में टेरेस पर चली गई। कुछ ही देर में ससुर जी भी टेरेस पर आए। उनका चेहरा लाल हो गया था और मुझे उनके गुस्से का कारण अच्छी तरह पता था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, क्या हुआ ससुर जी? उन्होंने कहा, अब तुझसे क्या छुपाना, तेरी भी शादी हो गई है, तुम्हें भी पति पत्नी की सारी बातें तो पता होंगी। मेरी पत्नी अपंग है, इसमें मेरी क्या गलती? उसे अपने दर्द को किनारे रखकर अपने पति को खुश रखना चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन कैसे करूं, यह नहीं समझ पा रही थी। मेरी समस्या भी कुछ वैसी थी। मेरा पति पूरी तरह स्वस्थ होते हुए भी बेवजह मुझसे दूर हो रहा था। यह मैं ससुर जी को नहीं बता सकती थी। तभी अचानक ससुर जी मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। मैंने तुरंत 2 कदम पीछे हटकर कहा, ससुर जी, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, सुनीता, कुछ गलत मत समझना। मैं तुझसे कहना चाह रहा था कि कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। मैं तुझे हमारी प्रॉपर्टी दिखाने ले जाऊंगा। तुझे हमारे बिजनेस नहीं दिखाया है, इसलिए मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। अब तू भी घर की सदस्य है। उनकी बातों पर मैंने हाँ में हाँ मिलाई और तुरंत अपने कमरे में चली गई। सुबह मैंने जल्दी तैयारी की। सुबह 10 बजे नाश्ता करने के बाद मैं ससुर जी के साथ उनके बिजनेस देखने निकल पड़ी। उन्होंने मुझे अपना सबसे पहला दुकान दिखाया। वह दुकान पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब उनके पास एक दुकान की तरह आधा मॉल हो गया था।
उनके 4 दुकानें थीं और ये सभी उनके नाम पर थीं। राजेश के नाम पर कुछ भी नहीं था और यह आज ही मुझे पता चला। हर दुकान में मैंने ऐसी देखी। उनके एक दुकान में तो 7-8 ऐसी थीं, जबकि घर में ऐसी लगाने के लिए वे बेवजह कारण बताते थे। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद जब मैंने ससुर जी की संपत्ति देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस रात जब राजेश कमरे में था तब भी मैंने टेरेस पर सोने का निर्णय लिया, क्योंकि राजेश को खाना खाने के बाद कमरे में जाकर सोने में अधिक रुचि थी। उसके लिए पत्नी से ज्यादा नींद महत्वपूर्ण थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपने कमरे में पसीना बहाते हुए सोऊं। मैं टेरेस पर चली गई। टेरेस पर ससुर जी ने अपना बिस्तर बिछा रखा था। मुझे वहां देखकर उन्होंने कहा, तू भी आज अपनी कमरे में सो नहीं रही है? लगता है आज मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ससुर जी का बिस्तर काफी बड़ा था, जिसमें एक बार में 2 लोग आराम से सो सकते थे। इसलिए मैंने उनके बिस्तर में जाकर उनके पास लेट गई। हम दोनों कुछ गपशप कर रहे थे। अचानक मेरा हाथ ससुर जी के हाथ पर चला गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लगने लगा कि मुझे अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तभी मैंने कहा, आप अपनी शादी के जीवन में खुश नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने कई बार आपकी और सासू माँ के बीच झगड़े सुने हैं। मेरे और राजेश के बीच भी ऐसे ही झगड़े होते रहते हैं। उसे अपनी पत्नी से ज्यादा नींद प्रिय हो गई है। ससुर जी और करीब आ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति का पिता हूं। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। राजेश ने तुम्हें अभी तक छुआ नहीं है। रात को जब मैं उसे दूध देता हूं तो कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ होगा। तू तो बहुत अच्छी है और राजेश बहुत पतला है। मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह का बेटा चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज तक राजेश ने तुझे हाथ ही नहीं लगाया। यही तेरी मेरे साथ की पहली रात समझो। उनकी सच्चाई सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और नहीं भी, क्योंकि उस समय मैं उनके साथ करीब आना चाहती थी। राजेश वाकई में मेरे सामने एक कुपोषित बच्चे की तरह लग रहा था। मैं शरीर से थोड़ी भरी हुई थी और मुझे पता था कि राजेश मुझे वह खुशी कभी नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए थी। वही ससुर जी मुझे वह खुशी देने की कोशिश कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। जैसे ही मैंने अपनी साड़ी की पिन को छुआ, अचानक मेरे चेहरे पर एक बड़ा लाइट चमका। जब मैं मच्छरदानी से बाहर आई तो देखा कि वह लाइट चमकाने वाला राजेश था। उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी और ससुर जी उसके पास खड़े थे। राजेश ने मुझसे कहा, सुनीता, यह सब क्या चल रहा है? तू मेरे पापा के साथ क्या कर रही थी? तुझे तो मुझसे प्यार है, फिर यह सब क्या है? राजेश को शायद हमने एक दूसरे के करीब आते हुए देखा था, इसलिए उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा। उससे पहले ही मैंने उसे ससुर जी की सच्चाई बता दी। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ तेरे पापा से सच्चाई जानी थी। वो जो रोज रात तुम्हें दूध देते हैं, उसमें कुछ मिलाते हैं जिससे तुम सो जाते हो। इसी वजह से हमारे बीच दूरियां आ गई हैं। तुम्हारे पापा हमें करीब नहीं आने दे रहे हैं। इस पर राजेश ससुर जी की ओर गुस्से से देखने लगा। ससुर जी ने बिना डर के हिम्मत से जवाब दिया। उन्होंने कहा, निशा, नीता और अब सुनीता, तुम्हारे कई नाम हैं, लेकिन अब तुम हमारे घर में सुनीता के नाम से आई हो, इसलिए मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। जो कुछ तुम राजेश को बता रही हो वह उसे पहले से पता है। मुझे बस तुझसे सच्चाई लानी थी। आज जब मैं तुम्हें अपना बिजनेस दिखाने ले गया था तो मैंने देखा कि तुम अचानक मेरे करीब आने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं बहुत अनुभवी और चालाक आदमी हूं। मैं हर चीज की खबर रखता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारा फोटो देखा था जिसमें तुम्हारा नाम नीता लिखा था। तुम अपनी सुंदरता के बल पर छोटे छोटे लड़कों को प्रेम के जाल में फंसाते हो और शादी करके उनकी प्रॉपर्टी हड़पने का काम करती हो। मुझे पता है कि राजेश के नाम पर एक भी रुपया प्रॉपर्टी नहीं है। इसी वजह से तुम मुझसे करीब आ रही हो। यह सुनकर मैं चौंकी। ससुर जी ने कहा, तुम्हारा सच मुझे समझ में आया। मैंने राजेश से कहा था, लेकिन वह तुम्हारे प्यार में पागल था। मैंने उसे कहा था कि तुम एक झूठी लड़की हो और तुम्हारी असली उम्र 24 साल है। ससुर जी जैसे चालाक व्यक्ति से आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं देखा था। उन्हें तो मेरी असली उम्र भी पता थी। आज पहली बार हमें आमने सामने की भिड़ंत हुई थी, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने राजेश से कहा, मैंने तुमसे शादी की है। मैं कोर्ट जाकर अपने सारे हक लेकर रहूंगी। मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं। मैंने उन्हें डराने की कोशिश की,
लेकिन वे बिल्कुल नहीं डगमगाए। मैंने खुद को बहुत चालाक समझ लिया था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझसे ज्यादा चालाक कोई और होगा। वह ससुर जी पहले ही पुलिस को खबर कर चुके थे। उन्होंने कहा, तू मेरे किसी भी बेटे पर केस नहीं कर सकती, क्योंकि उसने आज तक तुझे एक उंगली भी नहीं लगाई है। मैंने जो पैसे कमाने का रास्ता चुना था, उसमें मैंने कुछ साल मजे किए, बहुत पैसे भी कमाए, लेकिन अंत में मुझे जानवरों से भी सख्त शिकार मिले। मैं अपनी सुंदरता का उपयोग पैसे कमाने के लिए करना चाहती थी, लेकिन जिन जिन लड़कों ने मुझसे सच्चा प्यार किया, उन्हें मैंने धोखा दिया। शायद इसकी सजा मुझे मिल रही थी। आजकल कम उम्र के लड़के न जाने किन किन चीजों को प्यार समझते हैं और गलत व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के रूप में चुनते हैं। वे उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की ठगी का शिकार हो जाते हैं। यह उन्हें पता नहीं होता। इसलिए किसी भी व्यक्ति से विवाह करने से पहले एक बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करना बहुत जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें एक अमूल्य और अच्छी सलाह देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।